Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss the second part of our chapter, that is challenges of nation building. In the previous video, we talk about कैसे इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और पाकिस्तान और इंडिया का फॉर्मेशन हो गया। और जब ऐसा हुआ तो वी बॉर्न इन अ चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर। तो हमने देखा किस तरीके से वो थ्री चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किए। उसके बाद जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन कैसे हुआ, वो टू नेशन थ्योरी कैसे मुस्लिम लीग ने दी, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कैसे कम्युनल राइट्स होने लगे, कैसे माइग्रेशन के दौरान कन्फ्यूजन हुए और कितनी सारी किलिंग्स हुई, किस तरीके से 80 लाख लोगों को माइग्रेट करते टाइम अराउंड 5 to 10 लाख लोग मर गए। ये सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसी के बाद से हमें नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है और जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हमने पहले ही कर ली थी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये टॉपिक आया ही क्यों है, क्यों इन्हें इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। ब्रिटिशर्स तो चले गए, तो मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से पैरामाउंसी लैप्स कर रही थी। एंड नाउ ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि पैरामाउंसी थी क्या। तो मैंने बताया था कि ब्रिटिशर, सपोज दिस ए इज अ ब्रिटिशर और ये प्रिंसली स्टेट के कोई प्रिंस हैं बी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि प्रिंसली स्टेट अपने इंटरनल अफेयर्स के लिए फ्री रहेगा, लेकिन इसे कंसिडर करना पड़ेगा कि क्राउन इसके भी सुपीरियर है। और इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी प्रिंसली स्टेट पे कोई अटैक करेगा, ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। और इस ट्रीटी के अंतर्गत वो क्या है, वो इंडिया का हिस्सा बने हुए थे, दैट मीन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि जो ये प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं। प्रिंसली स्टेट मतलब कि वो प्लेसेस इंडिया के जो किसी प्रिंस या प्रिंसेस या किंग्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स, उनकी सारी चीज़ें प्रिंस या प्रिंसेस चला रहे हैं, वो प्रिंसली स्टेट हो गया। तो पैरामाउंसी में क्या था कि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्राउन उनके ऊपर सुपीरियर है और ये सारे टर्म्स के बिहाफ पे वो इसके हिस्से बने हुए थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब प्रिंसली स्टेट चाहे तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर ले, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे। ये तीन ऑप्शंस उनके लिए ओपन कर दिए ब्रिटिशर्स ने। डेट बिकम अ चैलेंज फॉर इंडिया। इसीलिए ये टॉपिक राइज होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कैसे हम इन्हें अपने आप में इंटीग्रेट करने वाले थे, कैसे हम इन्हें ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करवाने वाले थे। अब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जैसे आएगा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। दैट वाज मच सिमिलर टू पैरामाउंसी, लेकिन बस पैरामाउंसी ब्रिटिशर्स ने साइन कराया और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इंडिया ने साइन कराया, इंडियन गवर्नमेंट ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया उस समय कि ब्रिटिश इंडिया उस समय दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंशियल, दैट मीन्स जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल था वो हम उसे प्रोविंशियल स्टेट कहते हैं या फिर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंशियल कहते हैं। अभी एक्सप्लेन किया प्रिंसली स्टेट किसे कहते हैं, वो एरिया जो किसी राजा या रानी के द्वारा रूल किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, उसे हम प्रिंसली स्टेट में कंसिडर कर रहे हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट लाइन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं। और प्रिंसली स्टेट सोचेंगे कि एक दो थे, नहीं, अगर नंबर्स में बात करें तो भले छोटे बड़े हों, 565 प्रिंसली स्टेट थे उस समय में, दैट इज ह्यूज नंबर। और इन एरिया दे कवर अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड। 1/3 क्या हो गया, 33.33%। ये क्या है, ये प्रिंसली स्टेट का एरिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक और चीज लिखी हुई है, दैट मीन्स 1 out of the 4 लिव्स अंडर द प्रिंसली रूल्स। दैट मीन्स कि अगर आप हर चौथे इंसान से मिल रहे हैं तो दैट पर्सन मस्ट बी बिलोंगिंग टू अ प्रिंसली स्टेट और प्रिंसली रूल। अगर ये पॉइंट क्लियर है कि क्यों हम इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। लैप्स मतलब क्या कि दैट मीन्स कि पैरामाउंसी कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो रही है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है।
अगर ब्रिटिशर्स ने विलिंगली ये ना बताया होता कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट लाइक पैरामाउंसी एंड दे आर लीविंग, नाउ ऑल द प्रिंसली स्टेट आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन, दिस मे हैव नॉट हैपेंड। लेकिन ऐसा हुआ, और यहाँ पे रोल स्टार्ट होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किस तरीके से वो अपने नेगोशिएशन स्किल से, अपने डिप्लोमेटिक स्किल से वो ये सारे मर्जर कर पाएंगे। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम होगी, लेट होगा, लेकिन वहां भी मर्जर हम देखने को मिलेंगे। नाउ क्या है प्रॉब्लम, क्या राइज हो रही है? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश अनाउंस्ड दैट with the end of the rule over India, paramountcy of the British crown over princely state would also lapse. See, जैसा कि मैंने बताया आपको, जब वो जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले उन्होंने ये लाइन बोल दी कि जो पैरामाउंसी था वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो लैप्स हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जैसे ही प्रिंसली स्टेट को ये सारी जानकारी मिलने लगी, सबसे पहले त्रिवेंद्र को, कहाँ पे है? पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये हिस्सा दिख रहे हैं। इसने क्या कह दिया? हम तो इंडिपेंडेंट हैं, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इंडिया, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन पाकिस्तान, वी विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। अगेन अब सपोज आप देखिए, ये मान लीजिए सब इंडिया होता और ये इस तरह इंडिया नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट एक दूसरी कंट्री होती, तो एडमिनिस्ट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मना किया। इसी के जस्ट नेक्स्ट डे मैंने कहा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो उस समय के फॉर एग्जाम्पल राजा रानी कहीं पे होते थे, तो उसकी क्या है, हैदराबाद में जो टॉप पे बैठा हुआ है उसे निज़ाम की उपाधि मिलती थी। तो फिर क्या है, सिमिलर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी नेशन, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन इंडिया। और ये इस तरह से प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी एट अ रेगुलर इंटरवल। तो दिस ऑल प्रॉब्लम अराइजेज, कब अराइज हो रहा है ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज of only single word or the single reason, that means there is lapse of paramountcy. What was that? I explained you in the earlier slide. ये क्लियर रखना है। एंड नाउ ये प्रॉब्लम्स तो हो गई, प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन सोल्यूशन क्या था? व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच? गवर्नमेंट का क्या तरीका है इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का? दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग। कैसे वो सोच दिख रहे हैं इन समस्याओं को? क्योंकि अभी इस टाइम पे पढ़ना बहुत आसान है कि किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सोल्यूशन मिलेगा। एक बार हम इमेजिन करें कि अभी हमने ब्रिटिशर से लड़के एक अपना भारत आज़ाद कराया है, और लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम अराइज कर रही है, तो मन में कहीं ना कहीं आ रहा है, पॉलिटिशियंस के आ रहा है, लीडर्स के अंदर आ रहा है, क्या हम इस भारत को भारत रख पाएंगे? डाइवर्सिटी है, नो डाउट, प्रॉब्लम्स नो डाउट, लेकिन ये एडिशनल प्रॉब्लम्स कि मान लो 7 सिस्टर यहाँ पे प्रिंसली स्टेट बहुत सारे हैं, ये अलग होना चाहते हैं, ये अलग अलग होना चाहता है, यहाँ पे हैदराबाद अलग होना चाहता है, जूनागढ़ अलग होना चाहता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी पेन को और बढ़ा रहे थे। तो फिर इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, जब चैलेंजेस देख रहा था, तो बहुत लोगों को यकीन ही नहीं था, इवन ब्रिटिशर्स को यकीन नहीं था कि हम लोग इस इंडिया को इंडिया बना रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटता जाएगा। नाउ व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच? जब हमें ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कराना था, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो डॉक्यूमेंट जो कि रूलर्स को साइन करना था इंडिया का पार्ट बनने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को। तो क्या गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था? पहला देखिएगा, सपोज कोई स्टेट है, तो वहाँ पे जनता क्या चाहती है, उस पर्टिकुलर स्टेट की जनता क्या चाह रही है, किस तरफ जाना चाह रही है, ये हमारे गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से इस चीज़ को देखना स्टार्ट किया। क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट clearly wanted to become the part of Indian Union. I said people, not the king, not the prince, not the princess. क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने वादा किया है कि इंडिया को हम डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएंगे, तो उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें राइट्स लोगों को देने पड़ेंगे। और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो ये करना ही नहीं चाहते थे, उन्हें ये राइट्स लोगों तक पहुँचानी ही नहीं थी। दैट वॉज अ प्रॉब्लम। इसीलिए गवर्नमेंट ने उन जगहों को स्पॉट किया जहाँ पे लोग चाहते थे जुड़ना, लेकिन वहाँ का रूलर नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए हमने स्पॉट किया उन एरियाज़ को जहाँ पे ऐसा था। एग्जाम्पल मैं चाहूँगा राजा का, जूनागढ़ के, वहाँ पे क्या था, हमने देखा कि लोग चाहते थे इंडिया का पार्ट बनना, लेकिन
जूनागढ़ के राजा ने क्या कर रहा था, जिन्ना के साथ एग्रीमेंट कर रखा था, लेकिन क्या किया, लोग विद्रोह करने लगे और हमने क्या कर दिया, जूनागढ़ को इंक्लूड कर लिया अपने में। दैट वॉज अ थिंग। तो क्या एक अप्रोच हमारा गवर्नमेंट का ये भी था। एट द सेम टाइम हमें मेन पर्पस हमारा था कि हम इंडिया फॉर्म करें, भारत को फॉर्म करें। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया कि वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, किसके लिए, एटॉमी देने के लिए। दैट मीन्स उनके इंटरेस्ट में चाहे वो इंटरनल अफेयर्स में चाहे कोई प्रिंसली स्टेट कुछ अपने आप करना, तो उनके इस बात की आज़ादी रहेगी। एग्जाम्पल ले लीजिए आप जम्मू कश्मीर का, जब तक आर्टिकल 370 का एग्जिस्टेंस था तो क्या उनको ऑटोनॉमी नहीं थी? उनके इंटरनल अफेयर्स में उनको आज़ादी थी कि वो अपने फैसले खुद लें। लेकिन हमें देखा गया कि कहीं ना कहीं इसके कारण से वो फ़ायदा जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंच रहा था, तो सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो एट द सेम टाइम आप देख पा रहे होंगे कि सरकार को केवल भारत बनाना उसमें मैंडेटरी है, उसके लिए अगर उन्हें कुछ फ्रीडम देनी पड़ रही है तो इसके लिए वो पीछे नहीं हट रहे हैं। द लास्ट पॉइंट इज द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ नेशन हैज assumed to be supreme importance. This was completely clear. अगर नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेट करें हम लोग, तो क्या है कि हमारी सरकार की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी एक्सप्लेन करूंगा इंटरिम गवर्नमेंट है भी होती क्या है। जब भी कोई नेशन आज़ाद होता है, जो खुद से एक सरकार फॉर्म हो जाती है, उसे हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे तो कई सारी जगह पर लिखा हुआ मिलेगा कि कोई भी इमरजेंसी के दौरान कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हट जाती है, कोई सरकार नहीं आ जाती है, तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट का कहने लगते हैं। दैट इज़ नॉट केस इन इंडिया। इंडिया में आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, हम उसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन में कोई सरकार बनती है तो उसे हम केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट एक ही बार बनती है, जो आज़ादी के बाद, ये कह सकते हो एक न्यू कंट्री बनने के बाद जो सरकार बनती है, उसे हम इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट था कि सरकार ने वो प्लेसेस को स्पॉट कर लिया जहाँ की जनता भारत के साथ जुड़ना चाहती थी। इसके लिए अगर हमें किंगडम्स को फ्रीडम देनी पड़े, उनको इंटरनल अफेयर्स में फ्रीडम देनी पड़े, तो इसके लिए भारत पीछे नहीं हट रहा था। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि थर्ड पॉइंट उनके लिए क्लियर था कि इस टेरिटरी को बनाना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाना, ये ज़्यादा अनिवार्यता है इन प्लेस ऑफ पावर की इसके पास होल्ड कर रही है। तो इसीलिए अगर कुछ स्टेप लेना पड़ रहा है, कुछ लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो वो लॉस सरकार बियर करेगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर पे वो ज़्यादा ध्यान देगी। तो बिफोर 1947 द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। दैट मीन्स मोस्टली आज़ादी से पहले तक हमें कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि ये नहीं कर रहे थे। उसमें से बहुत सारे स्टेट आएंगे इसके बाद, जिसमें से एक ये भी था, सौराष्ट्र, जो गुजरात का ये प्रिंसली स्टेट आप दिख रहे हैं, ये भी ये चीज़ करने से मना कर रहा था, लेकिन लेटर हम सब ने इंक्लूड कर लिया। कहाँ कहाँ मोस्टली डिफ़िकल्टीज आई हैं उनको देखते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव टू बी डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। बाकी कंपेरिजन यहाँ पर डिफ़िकल्टीज आई हैं। कश्मीर इस बार इस पार्ट नहीं है, चैप्टर 8 का पार्ट है, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब भी एक शॉर्ट स्टोरी हम इसकी डिस्कस कर लेंगे। जूनागढ़ का मैंने बता दिया। यहाँ क्या किया, हमने वोटिंग्स करा ली, प्लेबिसाइड करा लिया, उसके बाद ये जो प्रिंसली स्टेट है इसको हमने ऐड कर लिया इंडिया के साथ। फिर सेकंड क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद से पहले कश्मीर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हैदराबाद डिस्कस। कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। इन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स गए तो इन्होंने कहा कि ये किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान का, ना ही इंडिया का, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। लेकिन कश्मीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है अपने आप में, सबसे नॉर्थ का स्टेट है, कई सारे कंट्री साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं स्पेशल बनाता है कश्मीर को। तो पाकिस्तान को वेट नहीं हुआ, इसने अपने ट्रूप्स यहाँ पे कूप करा दिए, नॉट इन द पाकिस्तानी यूनिफॉर्म, दैट मीन्स उनके आर्मी के यूनिफॉर्म में नहीं, नॉर्मल ड्रेस में करा दिया, और यहाँ पे वो पहुँच गए। तो हरी सिंह, मैंने कहा कि सपोज हरी सिंह एक कोई राजा हैं, उन्होंने कहा दोनों से बात नहीं करेंगे, दोनों से दोस्ती नहीं है, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी ने, ये जो दूसरा दोस्त जो बनना चाहता था, उसने अगर थप्पड़ मार दिया, तो अब तो इसे कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हारे तरफ हम देखेंगे ही नहीं, अब तो मेरे लिए इंडिया ही ऑप्शन है।
तो फिर क्या हुआ, यहाँ से मिलन गए, एक डिप्लोमेट गए, उन्होंने समझाया कि अगर आप ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज में साइन करते हैं तो इंडिया की आर्मी आपकी आर्मी होगी और आपकी हम हेल्प करेंगे इनको पीछे ढकेलने में। और ऐसा होता है, हरी सिंह उस ट्रीटी को साइन करते हैं और इंडियन आर्मी उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पहुँच जाती है। दिस वॉज द स्टोरी। लेकिन हमने उन्हें बहुत सारी अटॉनमी दी थी आर्टिकल 370 के अंदर, हम सबको ये बात पता है। तो इस तरह से कश्मीर ही बन गया भारत का हिस्सा। अलग बात है कि यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है किस तरीके से फिर ये मैटर यूएन में जाता है, वो हम चैप्टर 8 में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हैदराबाद पे वापस। हैदराबाद कैसे वहाँ का पार्ट बना, हमारे भारत का पार्ट कैसे बना। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जो हैदराबाद अभी हम जानते हैं वो उतना बड़ा हैदराबाद नहीं, बहुत बड़ा था हैदराबाद। महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटका का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया भी कहीं ना कहीं हैदराबाद का पार्ट था। सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट, और यहाँ पे जो रूलर होते थे वो कैरी करते थे कौन टाइटल, निज़ाम। मैंने पहले ही बताया था, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट। दैट मीन्स कि इस टाइम के निज़ाम केवल भारत के नहीं, वर्ल्ड में अमीर लोगों में से काउंट होते थे। यू कैन अंडरस्टैंड देयर पावर। लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ पे, स्टार्टिंग में अगेन हैदराबाद इंडिया से जुड़ना नहीं चाहता था। तो स्टार्टिंग में इसने क्या किया, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया नवंबर 1947 में। व्हाट इज स्टैंड स्टिल, अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टैंड स्टिल दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू मूव, दैट मीन्स आई विल क्रिएट अ विंडो। एक विंडो रहेगी जिसमें हम क्या रहेगा, वो ओपन रहेगी भारत के लिए और हैदराबाद के लिए, डायलॉग्स के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन हम जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे इस पर हम कोई भी अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगेन इंडिया को बस मौका चाहिए था वहाँ पे इंटर करने का, और ये मौका देती है वहाँ की रजाकर्स, जो उनकी फोर्स होती है निज़ाम की, वो मौका देती है। कैसे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है जो वहाँ के नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके साथ। वहाँ किलिंग्स हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है, रेप हो रहा है। तो इससे क्या होगा, भारत सरकार इंटरवीन करेगी और वो फाइट करेगी रजाकर्स के साथ, जो उनकी क्या रहेंगी, जो उनकी निज़ाम की फोर्स हैं, और निज़ाम को सरेंडर करना पड़ेगा। और इसी दिन से क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज पे साइन हो जाएगा और हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे हैदराबाद पार्ट बन गया। इसके बाद आती है मणिपुर। मणिपुर क्या होगा कि यहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन के दौरान 1948 में एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की स्थापना कराते हैं। इट वॉज अ इंटरेस्टिंग थिंग कि मणिपुर एक पहली जगह है जहाँ पे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के यूज करते हुए इलेक्शंस कराए गए हैं। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जानते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी क्या था। जैसा कि सबको पता है कि ना कि जेंडर के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना रेस के बेसिस पे, किसी भी इसी ऐसी चीज़ों के बेसिस पे नहीं, बल्कि एज के आधार पर वोटिंग कराना। उस टाइम पे 21 अराउंड था, तो फिर क्या था कि हमने एज के आधार पर वोटिंग कराई। डैट मीन्स वुमेन और मेन दोनों ने वेट किया, हर रिलीजन के लोगों ने वोट किया। और ये पहली बार कहाँ पे हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी कि वहाँ के राजा, हम कॉन्टिन्यूसली टच में थे और वो क्या करते हैं, वो ट्रीटी साइन कर देते हैं। तो दैट बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट कि क्या होगा कि जब वहाँ के महाराजा इस चीज़ को साइन कर देंगे तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगी। क्यों नहीं खुश रहेगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया। तो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड in pursuing the Maharaja of Manipur into the sign of merger agreement, that is Treaty of Accession, in September 1949. The government did so without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur. Obviously offend feel करेंगे, you elected a constitutional monarchy and now you signed an agreement without asking them, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। That was a problem till now। वो अलग बात है कि अभी सरकार नहीं आई है तो उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्टिन्यूस एक टच में है, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ओनली टू मेक देम फील दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऑफेंड होने का, लोगों का ऑफेंड होने का कारण अगर कभी मिलेंगे आप तो ये सारे कारण होते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो वापस से हम बात करते हैं। हमने क्या देखा, हमने माउंट बैटन प्लान 1947 देखा, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट देखते हैं। कैसे इसके पास होने के बाद हमने देखा टू नेशन का फॉर्मेशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया, चैलेंजेस किस तरह के हमने फेस किए। उसके बाद हमने देखा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमने ये सारे पैरामीटर्स देखे थे।
फिर आज ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, फिर अभी हमने जो स्टार्ट किया था आज के डेटा में, डैट मीन्स जहाँ पे हमने देखा किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुआ, प्रिंसली स्टेट है क्या, ये सारी चीज़ें हमने बात की। आज हमने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के बारे में बात किया, आज हमने ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन के बारे में बात किया और किस तरीके से हमने जूनागढ़ प्लस जम्मू कश्मीर प्लस हैदराबाद और मणिपुर का मर्जर किया। नाउ ये हमारा मर्जर कंप्लीट होता है, हम इंडिया फॉर्म करने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं। ये सक्षम हो पाया तो हम लोग अब सेकंड टॉपिक पे आएंगे। ओके सर, आपने बाहर की इंटरनेशनल बाउंड्रीज तो फॉर्म कर ली, व्हाट अबाउट द इंटरनल बाउंड्रीज? कैसे आप डिसाइड करने वाले हैं? केरला कैसे बनाएंगे, कर्नाटका कैसे बनाएंगे, गुजरात कैसे बनाएंगे? ये सेकंड क्वेश्चन था कि किस तरीके से इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ की जाएंगी। क्या हम ये करने वाले हैं कि जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया जिन्होंने एक्वायर कर रखा था एक प्रोविंशियल स्टेट, उसको हम बना लेंगे और प्रिंसली स्टेट बना लेंगे, इस तरीके से करने वाले थे? या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस को देखेंगे कि ठीक है हमारे इतना बड़ा स्टेट गुजरात है, यहाँ पे एक स्टेट बना देते हैं, यहाँ पे इतना छोटे एरिया में एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी होगी। हम किस तरफ जाने वाले हैं, किस तरफ फैसला करने वाले हैं, देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए हम रेगुलर इंटरवल पे कमीशन एंड कमिटीज को फॉर्म करते रहे। सबसे पहले जो हमने फॉर्म किया डेट वाज धार कमीशन। धार कमीशन फॉर्म किया जिसके चेयरमैन कौन थे? एस के धार चेयरमैन थे। इनसे कहा गया कि पार्टीशन करना है और यू कैन से टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी, कैसे ड्रॉ करें? क्या वहाँ पे एक कोई लिंग्विस्टिक एक पैरामीटर हो सकता है कि भाषा के आधार पर हम बांट दें? तो धार कमीशन ने मना कर दिया। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या थी। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोकल मिनिस्टर्स ने, लोकल लीडर्स ने ये डिमांड करने लगे that if you are drawing internal boundaries please consider a parameter कि वहाँ पे भाषा के आधार पे आप लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे आप बांट रहे हैं। लेकिन अगेन हमारे जो लीडर्स है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो क्या डरे हुए थे कि कार्विंग अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कहीं हमें डिसइंटीग्रेशन की तरफ ना मोड़ दे। इतनी मुश्किल से हम इंटीग्रेट हुए हैं और एक नया पैरामीटर तोड़ने का हम ले आए भाषा, क्योंकि 1 किलोमीटर आप अगर भारत में कहीं जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज चेंज जाती है। हाउ डैट कैन बी अ पैरामीटर? और सेकेंड थिंग कि अभी फ्रेश था 1947 में जो हमने एक पार्टीशन देखा है वो कहीं ना कहीं मन में भी फ्रेश है हमारे क्या लीडर्स के उस टाइम के, जो कि ये डरे हुए हैं कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था धार कमीशन फॉर्म हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि भाषा के आधार पर डिवीजन करना सही नहीं रहेगा। अगेन जब ऐसा कमीशन आता है तो वापस से एक फॉर्म होती है तुम आपकी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में 3 मेंबर्स हैं। जे स्टैंड फॉर पॉपुलरली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल और पटाभी द थर्ड मेंबर। ये सारे लोग मिलके अगेन दे गिव अ कंक्लूजन, दे गिव देयर रिपोर्ट कि लिंग्विस्टिक आधार पर डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन आवर बुक दिस वी डायरेक्टली जंप टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच वाज फॉर्म इन 1953, जो कि एक पार्टीशन के बाद, आंध्रा के पार्टीशन के बाद फॉर्म होगी। लेकिन उससे पहले ये नहीं है कि अचानक हमने ये फैसला ले लिया ऐसा करना है। देयर वाज रेगुलर कि हाँ धार कमीशन, जेपी कमेटी, उसके बाद अगेन फैजल अली कमीशन फॉर्म होती है। इसमें पहली बार फैजल अली कहते हैं, जिसके चेयरमैन थे, वो कहते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड उठ रही है और हमने वादा किया था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेंगे तो हमें डाइवर्सिटी को इंटरटेन करना अनिवार्यता है, तो फिर हमें ये करना चाहिए। ये वो पहला कमीशन था जो इंटरनल बाउंड्रीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक पैरामीटर बता रहा था। ओनली पैरामीटर नहीं, वन ऑफ द पैरामीटर्स हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर भी इन्होंने सजेस्ट किया था। तो ये चीज़ स्टार्ट होती है। अगर यहाँ तक कनेक्ट हो रहा है तो अब यहाँ के बाद से हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं किस तरह आंध्रा फॉर्म हो गया। जैसा कि मैंने कहा, लोकल लोग डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें आंध्रा फॉर्म करना है। तो एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, दिस इज पोटी, जो क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। 56 डेज तक ये खाना नहीं खाते हैं क्योंकि इन्हें आंध्रा के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था
और इनकी डेथ होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग भड़क जाते हैं। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अनाउंस करती है कि ओके, ऑन दिसंबर 1952 वी क्रिएटेड अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड एज आंध्रा, और क्रिएट हो जाता है। और फिर ये वही बात हो गई कि एक की अगर आप बात मान ली तो ये क्या हो जाएगा, बाकी लोग भी कहेंगे कि देखिए आपने उसकी बात मान ली, फिर हम कहाँ बुरे हैं। तो ये डिमांड एक रेगुलर इंटरवल पे ये फॉर्म होती रहेगी। और ये आप बहुत बड़ा हैरानी नहीं होगा, आपने 2 जून 2014 में अगर आप रहे होंगे तो आपने क्या देखा होगा कि तेलंगाना फॉर्म हो गया। अचानक तो फॉर्म हुआ नहीं, ये डिमांड बहुत पुरानी है। इवन यूपी में भी आपने सुना होगा, हरियाणा प्रदेश के बारे में सुना होगा, उत्तर प्रदेश में कई सारे स्टेट्स हैं जो कि डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना दिया जाए। अभी यूपी में ये बात हो रही है कि क्यों नहीं यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, इतनी बड़ी स्टेट है। अब आप सोचते होंगे कि इस तरह से स्टेट को बांट देना कैसे ही फॉर्म होता है। तो हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या था पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने जाना था कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 1 क्या है, जो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और ये स्टेट क्या रहे, बाउंड्रीज क्या रहेंगी, यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्रीज जो इंडिया एक्वायर करता है ये सारी स्टेट की बाउंड्रीज रहेंगी। और सेकेंड आर्टिकल मैंने पढ़ाया था कि इसके यूज करते हुए हम किसी भी नई टेरिटरी को भारत का हिस्सा बना सकते हैं। फिर जो थर्ड इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आज का टॉपिक हमारा कहीं ना कहीं इसके अराउंड हम बात कर रहे हैं, डैट मीन्स कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसके अंदर उसका अगर नाम चेंज करना हो, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी हो, उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करने हो, तो फिर आर्टिकल 3 ये पावर देती है पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कर सकती है। एंड द लास्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, आर्टिकल 4, डैट मीन्स कि अगर कोई भी चेंज पार्लियामेंट ला रही है आर्टिकल 2 और 3 का यूज करके, तो उन्हें स्केड्यूल 1 भी चेंज करना होगा। इफ यू रिमेंबर स्केड्यूल 1 क्या था, द लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, याद होगा आप लोगों को। तो फिर वहां पे चेंज लाना पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्केड्यूल 1 क्या है, एक अटेंडेंस रजिस्टर है एक तरह का, कि एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे नाम लिखना पड़ता है। अगर स्टेट नहीं रह गया है तो उसका नाम काटना भी पड़ता है। समझ पा रहे होंगे, सपोज जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया, यूटी बन गया, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर, तो क्या हुआ होगा, उनके स्टेट की सूची से हटाया गया होगा, उनको यूनियन टेरिटरी की सूची में डाला गया होगा। होप ये सारी समझ में आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कब फॉर्म हुई, 1950 में फॉर्म हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1956 अराउंड में। इसके का यूज करते हुए क्या हुआ, हमने ये किया कि यहाँ पे 14 स्टेट्स रहेंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। और ये स्टेट्स भी कैसे, ऐसे करके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके पार्ट डी ऐसे बटे हुए थे। पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार था। ये साइड हमने बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन पहले स्टेट्स इन पार्ट्स में बटे हुए थे कि इनमें कौन गवर्नेंस कर रहा है, इस आधार पर। सी, यहाँ पे मैंने 4 मेन टाइप्स ऑफ स्टेट को लगा दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में कौन से हो गए, जो ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट थे। मैंने बताया था कि इंडिया कंप्राइज ऑफ 2 स्टेट्स, 1 वॉज प्रोविंशियल स्टेट्स। तो इसके अंदर हमने उन स्टेट्स को रखा था। दी स्टेट वर रूल्ड बाय द इलेक्टेड गवर्नर्स, और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये गवर्न करने वाले थे। कौन कौन से हो गए, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे स्टेट, वेस्ट बंगाल, ये सारे पार्ट ए में रखे गए। पार्ट बी में कौन से रखे गए, जो सेकेंड वाले थे, जो प्रिंसली स्टेट का जो ग्रुप था, उनको रखा गया। यहाँ पे गवर्न किया जाएगा राष्ट्र प्रमुख के द्वारा गवर्न किया जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्या जा रहा है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स आ गए, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रिवेंद्रकोट, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, और ये सौराष्ट्र वगैरह के रीजन इस पार्ट डी में फॉल कर रहा था। पार्ट सी में इट कंप्राइज ऑफ बोथ फॉर्मल चीफ कमिश्नर्स और सम प्रिंसली स्टेट्स, जो कि बेसिकली गवर्न होगी चीफ कमिश्नर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कौन रीजन, अजमेर, भोपाल, ये सारे रीजन आपके फॉल कर रहे थे। बिलासपुर, कोक, दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश, ये सारे रीजन जो इसके हैं ये कहाँ लाई कर रहे थे, ये पार्ट सी में। जैसा बताया मैंने, पार्ट डी जो था वो थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें केवल अंडमान निकोबार लाई कर रहा था। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। धार कमीशन ने बताया जो एस के धार के अंदर फॉर्म हुआ, जिन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीजन से मना किया। जेवीपी कमेटी मैंने बताया, जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी, ये 3 लोग ऐसे थे। अगेन इन लोगों ने कहा भाषा के आधार पे डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये सारी हम इसे देख चुके हैं। ये है पटाभी, सीता रमैया जिनका नाम है, जो 3rd मेंबर थे। बाकी हमने नेहरू और पटेल की फोटो देख रखी है। ये फैजल अली कमीशन के थे, जिन्होंने कहा कि ओके, अगर किसी स्टेट से इतनी डिमांड है, लिंग्विस्टिक आधार पर डिवीजन है, तो एक पैरामीटर हम अब कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि इंडिया, हमें पता है डाइवर्स कंट्री, अगर इतनी सारी डिमांड है लैंग्वेज की तो हम उसे एक देख सकते हैं। लेकिन एडिंग विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकम अ पैरामीटर। अगर ये समझ में आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिखा होगा 12H1 अराउंड, तो फिर आप क्या करेंगे, दैट मीन्स हिस्ट्री क्वेश्चन। अगर लिखा है 12PH1 अराउंड, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, ऐसे से EM ऐसे करके लिखा, इसी तरीके से लिखा होता है सब्जेक्ट, और आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट योर प्रॉब्लम्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।